आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की एक बहुत अहम शाख है और बहुत दिलचस्प भी मगर कुछ इसको बहुत मुश्किल समझा जाता है। तो अब कोशिश करते हैं कि ये इतनी मुश्किल ना लगे आपको और ये जो है ये 7 लेक्चर्स पे मुश्तमिल है एक सीरीज़ और पहला जो लेक्चर है व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स कि क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, डेफिनिशन क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स है ये एक ऐसी शाख है साइंस की जो डील करती है विद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे ज़रात हैं, उनकी खसूसियात और उनकी हरकत उनसे डील करती है। दैट इज़ quantum mechanics is a branch of science that deals with very small particles and how they interact with light on a subatomic and atomic level। यानी स्मॉल पार्टिकल्स की बात हो रही है, फिर सवाल आता है हाउ स्मॉल। तो अब ये आप देख लें जो यूनिट ऑफ लेंथ है ना, यहाँ पे होता है ये नैनोमीटर्स में 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। मास का यूनिट क्या है? 1.67 into 10 raised to minus 27 kg atomic mass unit, AMU atomic mass unit, और actually it is the mass of a proton। तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कितनी मुख्तसर पैमाने की दुनिया है। क्वांटम जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अमाउंट या मिकदार या हाउ मच। और अब जो इसका मतलब दिया जाता है मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग में वो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और यूनिट ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी मुख्तसर तरीन इकाई किसी भी प्रॉपर्टी की। फिर एक लफ्ज यूज होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि the physical property can only have certain specific or discrete value। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गई, मास हो गया, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बट एट अ वेरी स्मॉल स्केल दे ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज, यानी उनकी कुछ मखसूस वैल्यूज ही हो सकती हैं। इस बात को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। अब ये एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने के लिए है। सपोज करें आप एक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप कमरे में एक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, 1 फुट की एक सीढ़ी है। किसी वक्त आपसे कोई पूछता है कि आपकी हाइट कितनी है इस वक्त ज़मीन से, फर्श से, तो आप कहेंगे 2 फुट है, 3 फुट है, 4 फुट है, 5, 6 इसी तरह से ही होगा। 2.5 तो नहीं हो सकती, 3.9 भी नहीं हो सकती। तो अब इस ये हम कहेंगे कि योर हाइट अबव द फ्लोर एट एनी टाइम इज़ हैज़ अ डिस्क्रीट वैल्यू। बस ये डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब है। अब हमारी जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन रोजमर्रा का मुशाहिदा है उसमें ऐसा नहीं होता, मगर एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट क्वांटम लेवल, द ऑब्जर्वेबल्स हैव डिस्क्रीट वैल्यू, दीज वैल्यूज आर क्वांटाइज्ड। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये क्वांटम का एग्जांपल है, ये है हाइड्रोजन एटम का मॉडल। जिसने साइंस पढ़ी है उसको तो ये पता होगा कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है। बीच में एक प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, उसके इर्द गिर्द एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। और वैसे ये सर्कल दिखाएंगे, ये सर्कल्स नहीं होते, ये स्फीयर्स होते हैं। अब एक बड़ी बेसिक assumption है क्वांटम मैकेनिक्स में कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास into velocity into radius is quantized। That is, it can have a value of nh over 2 pi। n क्या है? n एक इंटीजर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। h क्या है? h की ये वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी वेल नोन कांस्टेंट। 2 पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, 217। तो अब इससे ये निकल रहा है नतीजा कि एंगुलर मोमेंटम है वो h ओवर 2 पाई हो सकता है। 2 है यहाँ पे, 2h ओवर 2 पाई होगा, 3h ओवर 2 पाई होगा, 4h ओवर 2 पाई होगा। बीच की वैल्यू नहीं हो सकती, 2.5h ओवर 2 पाई नहीं होगा। तो therefore we say that it is quantized। ये एक बेसिक assumption थी। इस assumption को लेकर और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया क्लासिकल फिजिक्स में, और वहां से जो रिजल्ट आया, द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस आर एच ओवर एन स्क्वायर। आर एच की ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू है इसकी, और एन अगेन दैट इंटीजर। अब क्या मतलब हुआ कि यहाँ का कि एनर्जी की वैल्यू माइनस आर एच होगी, माइनस आर एच ओवर 4 होगी, माइनस आर एच ओवर 9 होगी, माइनस आर एच ओवर 16 होगी, एंड सो ऑन। माइनस आर एच ओवर 5 नहीं हो सकती, दरमियान की कोई वैल्यू नहीं होगी।
फिर इसी तरह से रेडियस के लिए भी इक्वेशन डिराइव कर दी गई और वहाँ से जो आया रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट आया 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर। पिकोमीटर कितना है 10⁻⁻12 मीटर, यानी ये 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ मीटर हो गया। नैनोमीटर तो 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर था, ये 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ मीटर हो गया। अब फिर यहाँ आके देखिए, अब रेडियस कितना, रेडियस होगा 52.9 पिकोमीटर्स, 4 इंटू 52.9 पिकोमीटर्स, 9 इंटू 52.9 पिकोमीटर्स, 16 इंटू 52.9 पिकोमीटर्स, ये और इसी तरह से। अब दरमियान की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, 5 इंटू 52.9 हो सकता। तो अब हम ये कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी एंड रेडियस आर क्वांटाइज्ड ऑफ अ हाइड्रोजन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। चलिए, ये तो हो गई क्वांटाइज्ड वैल्यूज की बात। अब हम आगे चलते हैं। आगे एक सवाल ये आता है कि व्हाई अ न्यू फील्ड ऑफ फिजिक्स नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड। कुछ अर्से पहले किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि जो कुछ दरियाफ्त होना था साइंस में वो हो चुका, अब सिर्फ थोड़ी सी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद ये क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, और क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक नई से नई चीज़ें दरियाफ्त होती जा रही हैं। यानी इतनी अजीबो-गरीब चीज़ें आ रही हैं कि वो बस कुछ बियॉन्ड बिलीफ आप समझ लीजिए। इस पे वापस आते हैं अपने सवाल पे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जिनकी, जो कि एक्सप्लेन नहीं हो रही थी क्लासिकल फिजिक्स से। यानी कुछ तजुर्बात के ऐसे मुशाहिदात थे जिनकी तौजीह नहीं मिल रही थी, जो ऑलरेडी साइंस थी, एग्जिस्ट करती थी। अब साइंटिस्ट ने तो जवाब ढूंढना होता है, उन्होंने तो क्यों का जवाब ढूंढना होता है। क्या हो रहा है वो उन्हें नजर आ गया, ठीक है क्या हो रहा है, मगर क्यों हो रहा है। अब उस क्यों का जवाब ढूंढते-ढूंढते साइंस की एक नई शाख वजूद में आ गई, और वो ऐसी एक चीज़ थी, ये जो नई शाख थी जिसने फिज़िक्स की बुनियादों को हिला कर रख दिया। और ये कोई एक शख्स का काम नहीं था, ये बड़ा एक ग्रुप ऑफ पायनियर्स थे, साइंटिस्ट थे। ये कुछ नाम इनमें से हैं और कुछ नहीं भी होंगे। और हीज़नबर्ग एक वन ऑफ द साइंटिस्ट जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा था, जब जब ये सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, इस पे काम कर रहे थे, कैन नेचर पॉसिबली बी एज अब्सर्ड एज इट सीम्स टू अस इन दीज एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स। यानी उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या डिस्कवर कर रहे हैं और क्या उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और वो यही कह रहे थे कि नेचर इतनी अब्सर्ड और इतनी नॉनसेंस तो नहीं हो सकती। मगर बहरहाल पे जो रिजल्ट आए वो तो होता है, जो रियलिटी है वो होती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अब ये अब मैटर जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, मैटर किस चीज़ का बना हुआ है? एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का। अब एटम्स किस चीज़ के बने हुए हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और ये तो फिर ये तो बिल्डिंग ये स्मॉल पार्टिकल्स जो सारे हो गए ना, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर है। तो जब उनका बिहेवियर और उनकी प्रॉपर्टीज और द इंटरेक्शंस विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो तो आपको वो फिर आपकी बेसिक साइंस आ गई ना। अगला सवाल आता है कि इसको इतना अजीबो-गरीब क्यों समझा जाता है? वो इसलिए कि इसके जो बुनियादी मफ़रूज़े हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमारे रोज़मर्रा के मुशाहिदे के बिल्कुल बरअक्स हैं। They conflict with the common sense notion derived from observations of the everyday world. अब कॉमन सेंस कहाँ से आती है? कॉमन सेंस वहीं से आती है ना, जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि अपने इर्द गिर्द से विद आवर 5 सेंसेस, मगर वो उससे वो एक्सप्लेन नहीं होता। और रिचर्ड फाइनमैन ने, वन ऑफ द साइंटिस्ट, उसने इन्होंने कहा था कि द पैराडॉक्स इज दैट इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड योर फीलिंग व्हाट रियलिटी ought टू बी। यानी एक तो हकीकत है और एक हम जो समझते हैं जो हकीकत होनी चाहिए या जिसे हम महसूस कर सकते हैं। मगर अब ये कितने मुख्तसर पैमाने की दुनिया है, वो हमारी दुनिया की तरह क्यों होगी। और फिजिक्स का तो ये काम है कि वो उस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करे जिस तरह से अ, वो हैं, एक्चुअली हैं। बेशक मुख्तसर पैमाना हो, बड़ा पैमाना हो, जो भी स्केल हो, और ऐसे नहीं कि जैसे हम चाहते हैं कि वो हो या जैसे हम समझ सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं। अब कुछ इसकी एप्लीकेशंस की एक मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। बहुत ही इसकी तो अनगिनत एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि बेसिक साइंस है ना। और ये जदीद टेक्नोलॉजी में सारे क्वांटम मैकेनिक्स के असूल कार फरमा हैं, जितने कुदरती मज़ाहिर हैं वहाँ पे भी क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों का इतलाक़ होता है, वो उसी से एक्सप्लेन किए जाते हैं। मैं चूँकि केमिस्ट हूँ, पहले एप्लीकेशंस इन केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं।
केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ तो यही है, एटम मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनके रिएक्शंस होते हैं या बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो किस तरह से वो कंबाइन करते हैं, किस तरह किसी बॉन्ड बनती हैं, कोवेलेंट, आयनिक, मेटालिक, वो सारे जवाब एक क्वांटम मैकेनिक्स में से मिलते हैं। और फिर जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होती है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनके प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल इंटरेक्शंस, स्टेबिलिटी, लाइट के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं, ये भी सब कुछ यहाँ पे भी क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों का इतलाक होता है। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट हो सकती हैं। और अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस के लिए कि आपने इतना करना होता है कि मॉलिक्यूल की तस्वीर, कोई भी मॉलिक्यूल लें जिस पे आप प्रॉपर्टीज मालूम करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर माउस से ड्रैग करके बनाते हैं, आप क्लिक करते हैं, उसको कमांड देते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाती हैं। यानी ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, इंटरेक्शन विद लाइट है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये ट्रांजिशन स्टेट्स होती है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान कोई चीज़ बनती है और बहुत अनस्टेबल होती है, मगर ये उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज आपको दे देता है, उसकी स्ट्रक्चर भी बता देता है कि क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन जो है। इसी तरह क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन से कोई भी मटेरियल बना लें आप सोचें, इमेजिन करें, ये टाइटेनियम ऑक्साइड है, उसका क्रिस्टल है, उसका ऑक्सैलिक एसिड लगा दिए, कुछ और लगा दें, चारों तरफ लगा दें, तो उसका प्रॉपर्टीज आप डिटरमिन कर सकते हैं। और जो आपको प्रॉपर्टीज जब चाहिए होंगे वो चीज़ आपको मिल जाए, फिर आप उसके बाद उसको सिंथेसाइज करने लैब में जाके, उसके बाद एप्लीकेशंस इन फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती हैं। ये तो बहुत ज़्यादा है, वही मैंने जैसे पहले भी किया था कि जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है, एलईडी, सोलर पैनल, लेजर्स, एलईडी लाइट्स, कंप्यूटर्स या सोलर सेल फोन, सब सब कुछ ही वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक वो ट्रांजिस्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और वहाँ पे भी क्वांटम मैकेनिक्स के असूल ही कार फरमा है। फिर और एप्लीकेशंस आ जाती हैं, एमआरआई आ गया, जीपीएस आ गया, एटॉमिक क्लॉक्स आ गया। एटॉमिक क्लॉक में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें जो ये बहुत एक्यूरेट होती हैं, और इनमें जो रेफरेंस होता है ना टाइम, वो होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाइब्रेशन ऑफ एन एटम। क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये बिल्कुल एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, यानी एक ये फ्रंटियर्स ऑफ साइंस है। और अब जब और ये बहुत क्वांटम कंप्यूटर्स जो है ना बहुत फास्ट होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ये कर लेते हैं एज कम्पेयर टू करंट कंप्यूटर्स। और ये जब क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे ना, तो आप देखिएगा ये तो दुनिया ही बदल जाएगी। फिर क्वांटम इंक्रिप्शन है, और भी बहुत लातादाद इसकी ये एप्लीकेशंस है। फिर एप्लीकेशंस इन क्वांटम बायोलॉजी हैं। क्वांटम बायोलॉजी है वो फील्ड विच इन्वेस्टिगेट्स लाइफ प्रोसेसेस कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है, और वो क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स से अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं होता। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमें बताती है इंसाइट, इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट कि क्या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में किस तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं। और इसमें फोटोसिंथेसिस हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शंस हो गए, ड्रग एंजाइम रिएक्शंस हो गए, जो भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ह्यूमन बीइंग में या प्लांट में हो रहे हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का। इसमें एंजाइम समझिए कि कैटलिस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, नाम तो सुना होगा आपने। इसमें ये एक मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, और वो तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, वेरी थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एटम्स। और इसमें ये देखिए ये एक रिएक्शन होना है, ये एक सपोजिंग मॉलिक्यूल है, इसने टूटना है दो हिस्सों में, ये दो हिस्से हैं इसके, इसने टूटना है, ये इधर आएगा, फिट हो जाएगा, और शेप इसको ठीक चाहिए होती है, शेप इसकी ऐसी होनी चाहिए कि, और फिर कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, और फिर ये रिएक्शन हो जाता है, ये टूट जाता है। ये तो दिस इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। फिर कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन आ गया। अब जो ड्रग्स हैं पहले तो ऐसे बनती थी ना कि पहले लैब में कंपाउंड एक बनाया, कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, फिर उसकी प्रॉपर्टीज चेक की, फिर बहुत सारे कंपाउंड्स बनते थे, फिर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हो गई, नैरो डाउन करके फिर वो चीज़ बनाई, तो वो तो बहुत टाइम भी बहुत लगता था, कॉस्ट भी बहुत आती थी। तो अब सीधा बनाते हैं, स्क्रीन पे बनाए, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग से क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस की, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, और आमतौर पे ड्रग्स की ये एंजाइम्स पे फिट इन होते हैं। एंजाइम्स इसमें फिट इन होते हैं, वो जब
प्रॉपर आपको मिल जाता है रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल, फिर जाके उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं। इमेटिनेब का एग्जांपल इसलिए दिया है कि इट वाज द फर्स्ट ड्रग व्हिच वाज डिजाइन्ड बिफोर इट वाज सिंथेसाइज्ड, और ये अभी तक यूज हो रही है। अब ये एग्जांपल आ गया ड्रग डीएनए बाइंडिंग ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स का। ये हमारा अपना रिसर्च वर्क है। अब एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो कैसे कैंसर सेल्स को खत्म करती हैं। एक्चुअली एक वन ऑफ द मोड ये है कि वो डीएनए में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, और डिस्टॉर्ट हो जाता है तो वो रेप्लिकेट नहीं करता। तो डीएनए रेप्लिकेट ना करे तो सेल डेथ हो जाती है। मगर ये हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर नजर आ जाता है। ठीक है, ये इसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ निकाली भी एक्सपेरिमेंट से भी आ जाती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, सीवी से। मगर अब आपको एक्चुअली नजर आ रहा है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हो क्या रहा है। यहाँ ये इतना डिटेल नहीं दे भी, वो इतनी डिटेल बता देते हैं कहाँ है, कौन से इंटरेक्शंस हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो रही है, कहाँ पाई पाई इंटरेक्शंस है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है, नजर आ जाता है। और ये इसमें देखें, ये डॉक्सोरोबिसिन है, बड़ी ये एक ड्रग, वाइडली यूज्ड ड्रग है। इसका एक पार्ट डीएनए में एब्जॉर्ब होता है और एक इसका शुगर पार्ट होता है। पहला पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, एंथ्रासाइक्लिन पार्ट, और ये शुगर पार्ट ये यहाँ एक लैच बना देता है और उसको फिर निकलने नहीं देता। तो ये इस तरह से ये बहुत ज़्यादा तो बहुत एडवांस्ड हो गया है। और अब ये सिर्फ कुछ चंद एग्जांपल्स थे। और अब नील बोहर ने कहा था, एनीवन हु इज नॉट शॉक्ड बाय क्वांटम थ्योरी हैज नॉट अंडरस्टूड इट। रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था, इफ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए आप लेक्चर्स देखें ना, तो फिर खुद डिसाइड करें कि समझ आई है या नहीं आई, या आप शॉक्ड हुए हैं या नहीं।